पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 661 ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही है। मौसम साफ है, यात्री आराम से बैठे हैं और पायलट पूरी तरह सतर्क है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होता है। What's happening? Check the systems. विमान हल्के झटके खाने लगता है। नीचे खतरनाक पहाड़ करीब आते जा रहे हैं। कैप्टन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन विमान उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा था। पायलट के पास फैसला लेने के लिए बस कुछ ही सेकंड है। क्या वह हालात को संभाल पाएंगे या फिर यह उड़ान कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाली है? आइए जानते हैं। यह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट 661 की कहानी है। दिसंबर 2016 पाकिस्तान के खूबसूरत चित्राल पहाड़ों के ऊपर सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। चित्राल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। यात्री शांति से फ्लाइट 661 में सवार हो रहे थे। यह एक नियमित उड़ान थी जो हर हफ्ते 2 बार उड़ान भरती थी। आज यह दोपहर 3:30 पर इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाली थी। 1 घंटे से कुछ अधिक की यह यात्रा सुंदर नजारों से भरपूर और सहज मानी जा रही थी, लेकिन पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली इस उड़ान के सामने कई चुनौतियां थीं। ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच से उड़ते हुए पायलटों को शक्तिशाली हवाओं और अप्रत्याशित मौसम का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन आज आसमान साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट 661 को शाम 4:40 पर इस्लामाबाद में लैंड करना था। आज की उड़ान के लिए ATR-42 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय विमान माना जाता है। ये 2007 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े का हिस्सा था और अब तक 18,700 उड़ान घंटे पूरे कर चुका था। हाल ही में अक्टूबर 2016 में इसका अंतिम निरीक्षण हुआ था, जिसमें इसे पूरी तरह ठीक पाया गया था, लेकिन इस विमान का इतिहास उतना सहज नहीं था जितना कि कागजों में दिखता था। 2009 में लाहौर में लैंडिंग के दौरान यह विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे मरम्मत कर दोबारा सेवा में लाया गया, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2010 में उड़ान के दौरान इसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। सौभाग्य से इंजन को बदल दिया गया और इसके बाद से विमान बिना किसी बड़ी घटना के उड़ान भर रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह विमान वाकई उतना ही सुरक्षित था जितना माना जा रहा था? फ्लाइट 661 के क्रू में अनुभव और युवा प्रतिभाओं का बेहतरीन संतुलन था। इस उड़ान की कमान 43 वर्षीय कैप्टन सलेह जंजुआ के हाथों में थी, जो एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उनके नाम 12,000 से अधिक उड़ान घंटे दर्ज थे। शांत स्वभाव और ATR विमान को बेहतरीन ढंग से संचालित करने की उनकी क्षमता के लिए वे जाने जाते थे। वे न सिर्फ एक कुशल पायलट थे, बल्कि ATR विमान के टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर भी थे, जिनका सम्मान उनके सहकर्मी भी करते थे। कैप्टन जांजुआ के साथ 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम भी इस उड़ान में थे। वे ATR-42 विमान पर पहले ही 3,600 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुके थे। इस टीम में 26 वर्षीय ट्रेनी पायलट अहमद जांजुआ भी शामिल थे, जो 2014 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से जुड़े हुए थे। ATR-42 विमान पर उनके 1,400 घंटे से अधिक की उड़ान पूरी हो चुकी थी। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि वे इस मार्ग से परिचित होने के लिए सीनियर क्रू की निगरानी में थे। यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट सादफ फारूक और अस्मा आदिल भी इस यात्रा का हिस्सा थीं। दोपहर 3:38 पर PIA फ्लाइट 661 ने चित्राल एयरपोर्ट के रनवे 20 से बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ किया। विमान ने धीरे धीरे ऊंचाई पकड़नी शुरू की और साफ नीले आसमान में ऊपर बढ़ता गया। नीचे हिंदू कुश पर्वतमाला की ऊंची चोटियां धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थीं। पायलट्स ने विमान को 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थिर कर दिया, जहां यह 186 नॉट्स यानी कि लगभग 344 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ रहा था। इस विमान में कुल 42 यात्री सवार थे, जिनमें 2 नवजात शिशु भी शामिल थे। इनमें 39 पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि एक यात्री ऑस्ट्रिया, एक चीन और एक दक्षिण कोरिया से था। इस उड़ान में कुछ खास हस्तियां भी थीं, जैसे जुनैद जमशेद, जो एक लोकप्रिय गायक से इस्लामी उपदेशक बने थे, अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। इसके अलावा चित्राल के पारंपरिक शाही परिवार के सदस्य शहजादा फरहाद अजीज अपनी पत्नी और बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। विमान में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी मौजूद था, जो तकनीकी रूप से विमान से अच्छी तरह परिचित था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठ चुके थे, बिना यह जाने कि आगे क्या होने वाला था। तभी कैप्टन सलेह जंजुआ ने इंटरकॉम पर
बार यात्रियों से संवाद किया और उन्हें एक सहज और सुरक्षित उड़ान का भरोसा दिलाया। बाहर मौसम साफ था, पहाड़ों के बीच उड़ान का दृश्य अद्भुत था और विमान की सभी सिस्टम्स सामान्य रूप से काम कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य और आसान उड़ान होगी, लेकिन एविएशन की दुनिया में चीजें कभी भी बदल सकती हैं और यह उड़ान कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। इस समय विमान का नियंत्रण ट्रेनी पायलट अहमद जानजुआ के पास था, जो इस मार्ग से परिचित होने के लिए उड़ान भर रहे थे। कैप्टन सलेह जानजुआ निगरानी कर रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम मानक प्रक्रिया के तहत जंप सीट पर बैठे स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यह शांत माहौल अचानक बदल गया। कैप्टन जानजुआ यात्रियों को एक और घोषणा करने वाले थे, तभी ट्रेनी पायलट अहमद जानजुआ ने घबराहट भरे स्वर में एक आपातकालीन चेतावनी की सूचना दी। Dear passengers, I hope you're enjoying a smooth flight. Please sit back, relax, and enjoy the view as we approach Islamabad. The time is... Captain, mechanical fault detected on propeller electronic control 1. Propeller electronic control 1? What's the status? Controls are responding erratically. Power output is unstable. Should we inform the crew? Not yet. Start troubleshooting. I'll contact air traffic control. Monitor it closely and report any changes immediately. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम एक तरह से प्रोपेलर का रिमोट कंट्रोल होता है, जो उसकी स्पीड और एंगल को सही बनाए रखता है। इसे ऐसे समझो जैसे पंखे का रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर सही से काम कर रहा है तो पंखे की स्पीड को अपनी जरूरत के हिसाब से तेज या धीमा किया जा सकता है, लेकिन अगर रेगुलेटर खराब हो जाए तो पंखा या तो बहुत तेज चलेगा, बहुत धीमा हो जाएगा या पूरी तरह रुक सकता है। इसी तरह अगर प्रोपेलर कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाए तो प्रोपेलर यानी इन पंखों की स्पीड अनियंत्रित हो सकती है, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ सकता है और उड़ान के दौरान परेशानी हो सकती है। अब धीरे धीरे कॉकपिट के माहौल में तनाव बढ़ने लगा था। अहमद जानजुआ, जो इस समय विमान उड़ा रहे थे, वे स्थिति की गंभीरता को समझ गए। ये पहली बार था जब उन्हें उड़ान के दौरान किसी गंभीर तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। नीचे विशाल पहाड़ फैले हुए थे, जो अब और भी भयावह लगने लगे थे, क्योंकि कॉकपिट में अनिश्चितता बढ़ रही थी। कैप्टन जानजुआ ने पूरी शांति से अहमद को मानक प्रक्रियाओं का पालन करने और समस्या को पहचानने के लिए कहा। फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम लगातार स्थिति का अवलोकन कर रहे थे और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार थे। विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, जबकि उसके दोनों ओर खतरनाक पहाड़ी इलाका फैला हुआ था। अब क्रू को यह तय करना था कि वे इस उड़ान को जारी रखें या किसी आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लें। हर कोई इस बात को समझ रहा था कि इस फैसले का असर सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि उनके अपने करियर पर भी पड़ सकता है। यात्रियों को संबोधित करने के बाद कैप्टन जानजुआ ने अपनी पूरी ध्यान समस्या की ओर लगाया। उन्होंने क्रू से कहा कि वे चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ें, जो उड़ान के दौरान तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने अहमद को निर्देश दिया कि वे तुरंत फ्लाइट इंजीनियर को कॉकपिट में बुलाएं, ताकि समस्या को जल्द से जल्द समझा और हल किया जा सके। क्रू ने तय प्रक्रियाओं के अनुसार प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश की, जो प्रोपेलर की गति और प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। यह प्रक्रिया कुछ वैसे ही थी जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक से काम न करे तो उसे रीब्यूट किया जाता है। हालांकि इस दौरान विमान की एयर स्पीड घटकर 146 नॉट्स तक पहुंच गई, जो एक गंभीर स्थिति थी, क्योंकि इससे विमान की स्थिरता प्रभावित हो सकती थी। चेतावनी दोबारा प्रकट होते ही जंप सीट पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम ने सुझाव दिया कि थ्रॉटल लीवर को पूरी तरह बढ़ा दिया जाए, ताकि इंजन की थ्रस्ट में आई गिरावट की भरपाई की जा सके। उन्होंने यह भी सलाह दी कि पीसी सिस्टम को मैन्युअली बाईपास किया जाए, जिससे ऑटोमेटिक कंट्रोल हटाकर सीधे मैनुअल नियंत्रण लिया जा सके। कैप्टन जानजुआ ने ट्रेनी पायलट अहमद को तुरंत चेकलिस्ट दोबारा ध्यान से जांचने का निर्देश दिया, जबकि क्रू ने थ्रॉटल लीवर को अधिकतम स्तर तक धकेला। 3 बार रीसेट करने की कोशिशों के बावजूद समस्या बनी रही। कोई और विकल्प न बचने पर क्रू ने पूरी तरह से पीईसी सिस्टम को बंद कर प्रोपेलर को मैन्युअली नियंत्रित करने का फैसला किया। इससे एयर स्पीड में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन खराबी पूरी तरह खत्म नहीं
नहीं हुई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए PIA की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कैप्टन जंजुआ ने ट्रेनी पायलट अहमद से विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस समय एक अनुभवी कप्तान का नियंत्रण में होना बेहद जरूरी था। फर्स्ट ऑफिसर अली अकरम भी तुरंत को पायलट सीट पर आ गए ताकि वे उड़ान के हर क्षण में कैप्टन की सहायता कर सके। जैसे ही विमान अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, कैप्टन जंजुआ ने चित्राल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि वे इस्लामाबाद कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने जा रहे हैं। चित्राल कंट्रोलर ने इस हैंडओवर को मंजूरी दी और क्रू को निर्देश दिया कि वे इस्लामाबाद कंट्रोल से सफलतापूर्वक संपर्क होने की पुष्टि करें। कुछ देर बाद पायलट्स ने इंजन से एक असामान्य आवाज सुनी, जिससे संकेत मिला कि कुछ गंभीर समस्या थी। उन्होंने देखा कि बाईं इंजन का टॉर्क अचानक 75% से गिरकर 0% हो गया, जिसका मतलब था कि लेफ्ट इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका था। उसी समय लेफ्ट प्रोपेलर ने नियंत्रण खो दिया और 102% की गति तक पहुंच गया, जो सुरक्षित सीमा से काफी अधिक था। इस खराबी का सीधा असर विमान की उड़ान पर पड़ा। एयर स्पीड घटकर 154 नॉट्स रह गई और असमान इंजन शक्ति के कारण विमान बाईं ओर झुकने लगा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कैप्टन ने क्रू को इंजन फेल होने की सूचना दी और इमरजेंसी प्रोसीजर्स शुरू की। उन्होंने इंजन फेदरिंग करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में प्रोपेलर के ब्लेड्स का एंगल बदल दिया जाता है, जिससे हवा में कम प्रतिरोध पैदा होता है। साथ ही फेल हुए इंजन को बंद कर दिया जाता है ताकि वह हवा के सामने ज्यादा रुकावट न डाले और विमान को नियंत्रण में रखा जा सके। इंजन फेदरिंग से विमान को कुछ स्थिरता मिली और एयर स्पीड का गिरना धीमा हुआ। हालांकि बाएं प्रोपेलर की गति घटकर 25% हो गई, लेकिन यह अब भी चिंता का विषय था। क्रू को एहसास हुआ कि हालात कुछ हद तक सुधरे हैं, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था। शुरुआत में बाईं प्रोपेलर की गति 25% से कम थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ 26 सेकंड में यह 50% तक पहुंच गई और इससे पहले कि क्रू कोई प्रतिक्रिया दे पाता, 8 सेकंड के भीतर यह 120 से 125% तक पहुंच गई। इस अचानक बढ़ी हुई गति के कारण प्रोपेलर से एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, जिसने कॉकपिट क्रू को चौंका दिया। जैसे ही प्रोपेलर ने नियंत्रण खोया, इसने विमान के बाएं हिस्से पर जबरदस्त ड्रैग पैदा कर दिया, जिससे विमान असंतुलित हो गया और उसे नियंत्रित करना कठिन होने लगा। इस समय तक विमान की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई थी। बढ़ते ड्रैग के कारण ऑटो पायलट ने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, जिससे पायलट्स को विमान को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना पड़ा। विमान तेजी से बाईं ओर झुकने लगा, जिससे इसे संभालना और भी मुश्किल हो गया। कैप्टन ने रडर और एलरॉन का इस्तेमाल करके विमान को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन बाएं प्रोपेलर के अत्यधिक ड्रैग के कारण विमान लगातार बाईं ओर घूमता रहा। क्रू ने महसूस किया कि स्थिति और खराब हो रही थी, क्योंकि विमान की एयर स्पीड स्टॉल स्पीड के नजदीक पहुंचने लगी थी। अगर एयर स्पीड और गिरती तो विमान हवा में नहीं टिक पाता। बाईं प्रोपेलर को फेदर करने की कोशिश पहले ही असफल हो चुकी थी, इसलिए कैप्टन ने दाएं इंजन की शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि विमान का संतुलन और खराब हो गया। अचानक बाईं प्रोपेलर, जो अब तक नियंत्रण से बाहर था, धीमा हो गया, जिससे ड्रैग में भारी कमी आई। लेकिन इस बदलाव के बाद विमान तेजी से दाईं ओर झुकने लगा। अगले ही पल विमान ने बैरल रोल किया और महज 24 सेकंड में 5100 फीट नीचे गिर गया। विमान का राइट विंग सीधा नीचे की ओर था, जिससे क्रू और यात्रियों में घबराहट फैल गई। क्रू ने पूरी कोशिश की और एलरॉन का उपयोग करते हुए विमान को नियंत्रित किया और अंततः स्थिति को स्थिर किया। हालांकि यह एक बड़ी दुर्घटना को टालने का एक बहुत ही कठिन संघर्ष था। कॉकपिट के अंदर तनाव चरम पर था और क्रू सदमे में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब गलत कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफिसर यह सोच रहे थे कि क्या इंजन में कोई समस्या हो सकती है, जबकि बाकी क्रू सदस्य उस अराजकता को समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था। हालांकि बाएं प्रोपेलर की गति धीमी हो गई थी, लेकिन उसके कम ब्लेड एंगल के कारण वह अब भी ड्रैग बना रहा था। पावर लीवर बढ़ाकर थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिशें भी विफल हो गईं और एयर स्पीड लगातार गिरती जा रही थी। क्रू के पास अब बहुत कम विकल्प रह गए थे और स्थिति गंभीर होती जा रही थी। विमान की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। एयर स्पीड घटने के साथ साथ क्रू को समझ में आ गया था कि अगर वे इसी तरह से उतरते रहे तो इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए क्रू ने विमान को धीरे धीरे नीचे उतारने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे जमीन के करीब पहुंचे, उनके प्रयासों के बावजूद उतराई धीमी नहीं हो पा रही थी और एयर स्पीड भी घटती जा रही थी। ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, जो अचानक ऊंचाई खोने के बारे में चिंतित थे, बार बार क्रू को तेज मोड़ों
से बचने की सलाह दे रहे थे और 5200 फीट की ऊंचाई बनाए रखने को कह रहे थे। कैप्टन ने इस सलाह को ध्यान में रखते हुए उत्तराई की दर कम करने की कोशिश की, जिसके कारण स्टिक शेकर सक्रिय हो गया, जिससे यह संकेत मिला कि विमान के नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्रू ने मेडे की घोषणा की। 661 report altitude. Mayday, Pakistan 661. Sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661. This is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, कैप्टन ने सामने एक पर्वत को देखा और उससे बचने के लिए तेज दाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एयर स्पीड घटती जा रही थी और कॉकपिट में जोरदार स्टॉल चेतावनियां गूंजने लगी। कैप्टन के सभी प्रयासों के बावजूद विमान फिर से बाईं ओर खिसकने लगा। अब उनकी एयर स्पीड 156 नॉट्स तक गिर चुकी थी और ऊंचाई भी खतरनाक रूप से घटकर केवल 5280 फीट रह गई थी, जो नीचे मौजूद पहाड़ों से सिर्फ थोड़ा ऊपर था। विमान जब पहाड़ों के पास पहुंचा तो कैप्टन ने इसे स्थिर रखने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बाएं पंख से अत्यधिक ड्रैग उत्पन्न हो रहा था, जिससे विमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। विमान की गति लगातार घटने लगी और ऊंचाई बनाए रखना और भी कठिन हो गया। जब विमान जमीन से केवल 850 फीट ऊपर था, बायां पंख पूरी तरह से अस्थिर हो गया और विमान एकदम बाएं मुड़ने लगा। इसके बाद विमान अचानक निचले स्तर पर गिरने लगा और 138 नॉट्स की गति से पहाड़ से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार 4:15 पर हुआ और मलबा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास हेवलियन खैबर पख्तूनख्वा में एक पहाड़ी के किनारे पाया गया। मलबा 2 किलोमीटर के इलाके में फैल गया। दुख की बात यह है कि विमान में सवार सभी 47 लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। ये PIA का 7वां बड़ा हादसा था और इससे पहले 2006 में एक और घातक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 45 लोगों की जान गई थी। यह दुर्घटना इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर हुई, जो विमानन के खतरों का एक गंभीर और दुखद संकेत बन गई। PIA फ्लाइट 661 के इस हादसे ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया। विमान पहाड़ से टकराने के बाद आग और धुएं में जलने लगा। बचाव कार्य बहुत ही कठिन था, क्योंकि यह स्थान एकदम दूर दराज था। सैनिकों और हेलीकॉप्टरों ने गांव वालों के साथ मिलकर बचाव कार्य किया। दिन के अंत तक सभी 47 शवों को बरामद कर लिया गया और उन्हें इस्लामाबाद भेजा गया, जहां DNA टेस्ट से उनकी पहचान की गई। यह हादसा विशेष रूप से चित्राल के लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इसमें से 20 लोग चित्राल के निवासी थे। इस घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने 3 दिन का शोक घोषित किया और सभी स्कूल, दफ्तर और बाजार बंद कर दिए गए। मस्जिदों में कुरान पाठ का आयोजन किया गया। जुनैद जमशेद और उनकी पत्नी नाहिया की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 12 दिसंबर को जुनैद की पहचान की गई, उन्हें कराची लाया गया और 15 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दुखद घटना में हजारों लोग, जिनमें राजनेता और सेलिब्रिटी भी शामिल थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दुर्घटना के बाद पाकिस्तान सरकार और PIA ने तुरंत पीड़ितों के परिवारों की मदद करने के लिए कदम उठाए और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। हादसे के कुछ दिन बाद PIA ने 11 दिसंबर को हुए एक और ATR संबंधित मुद्दे के बाद सभी ATR विमान को निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया। हादसे के बाद की गई जांच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के संचालन और उसके विमानों के सुरक्षा मानकों के बारे में कई अहम जानकारी सामने आई। दुर्घटना के मुख्य कारण के रूप में बाएं इंजन में टरबाइन ब्लेड का टूटना पाया गया, जिसके कारण इंजन फेल हो गया। इस फेलियर में एक और समस्या आई जब ओवर स्पीड गवर्नर में पिन टूट गया, जिससे प्रोपेलर ने सुरक्षित सीमा से अधिक गति पकड़ ली। इससे प्रोपेलर एक हाई ड्रैग स्थिति में आ गया, जिससे विमान के लिए स्तर बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि यह स्थिति पायलट्स के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि विमान का व्यवहार सामान्य इंजन फेलियर स्थिति से काफी अलग था। जांच के दौरान PIA की रखरखाव की प्रक्रिया में कई बड़ी खामियां सामने आईं। जरूरी काम जैसे इंजन की जांच और खराब हिस्सों को समय पर बदलना नजरअंदाज किया गया था। इन गलतियों ने इस हादसे में अहम भूमिका निभाई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने पूरी जांच के बाद PIA को अपने ATR विमान का तुरंत निरीक्षण करने और जो भी पुराने हिस्से हैं उन्हें
बदलने को कहा। एयरलाइन को अपनी रखरखाव की प्रक्रिया को सुधारने और इंजन निर्माता के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया। फ्लाइट 661 का हादसा सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान के विमानन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी भी था। 47 लोगों की मौत ने यह साफ किया कि बदलाव की जरूरत है। इस हादसे के बाद एक स्वतंत्र जांच टीम बनाई गई, PIA को ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया और पूरे पाकिस्तान में बेहतर सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। यह हादसा यह बताता है कि लापरवाही से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन इस दुर्घटना से हमें एक मौका भी मिला है विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता सुधारने का, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से न हो। अगर इस दुखद कहानी ने आपको झकझोर दिया है तो EasyJet फ्लाइट 6074 की चौंकाने वाली घटना जरूर देखें, जहां एक साधारण उड़ान बुरे सपने में बदल गई। जानने के लिए यहां क्लिक करें। मैं आपको अगले ही पल वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।